गुड मॉर्निंग। आप लोगों की जो क्लास थी वो ऑनलाइन आज मैंने नहीं लिया है, लाइव नहीं लिया है। थोड़ा सुबह में काम रहता है और लोगों का क्लास भी मैनेज करना होता है। तो अब मैं 9 और 10 का जो क्लास है उसको मैं वीडियो बना के ही डालूंगा, लेकिन आप अपने तय समय पर उसको देख लेंगे। मैं रात तक डाल दिया करूँगा, आप उसको सुबह देख लेंगे। आज वाला तो थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन कल सुबह 6 बजे आपको कल का क्लास मिल जाएगा, 6:30 बजे। तो इस हिसाब से आप तैयार रखेंगे। जैसे आप लाइव देखते हैं वैसे उस समय आप वीडियो ओपन करके देख लीजिएगा। तो कल हमने जहाँ तक पढ़ाई की थी उसके आगे आज चलते हैं। दो बैलों की कथा हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पहुँचे थे कि जो झूरी के जो दो बैल थे, दोनों को वह उसका साला लेके अपने घर जा रहा था। तो रास्ते में उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इन दोनों बैलों को हीरा और मोती को लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है। तो इस कारण से वो क्रोधित थे और उन्होंने बहुत परेशान किया उसको, गया को। झूरी के साला का नाम गया था। तो वह जब पीछे से उनको हाँकता था तो वो दाएं बाएं भागने लगते थे। जब वह आगे से खींचता था तो वह पीछे की तरफ अड़ जाते थे। इस तरह से बहुत परेशान किया उसने। फिर बैलों ने सोचा कि अगर उन्हें बोलना आता तो वो जरूर झूरी से पूछते कि भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने जैसे रखा वैसे हम रहे, जो खिलाया वह खाते रहे और कभी तुमको परेशान नहीं किया, काम करने में कभी आनाकानी नहीं की, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि तुमने हमें बेच दिया। ठीक है। अब आगे संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। ऐसा उनको लग रहा था कि इतने दिनों से वह झूरी के यहाँ रहते थे, एक परिवार की तरह रहते थे, परिवार के सदस्य की तरह, तो वह उनसे आज छूट गया, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। तो इसलिए उनसे खाने का उनका मन नहीं था, तो भूखे थे फिर भी उन्होंने खाया नहीं। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते। बेगाने मतलब दूसरे, तो बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ने आपस में अपनी मूक भाषा में राय विचार किया और दोनों लेट गए, आराम करने लगे। जब गांव में सोता पड़ गया, जब गांव में सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे उड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहा बोलते हैं बैल के गले में जो रस्सी बांधकर खूंटे से बांधी जाती है, उसको पगहा बोलते हैं। तो दोनों ने जोर लगाकर उस पगहे को तोड़ लिया और अपने घर की ओर चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। पगहे अपने हिसाब से उसने मजबूत ही लगाए थे और कोई देख के सोच नहीं सकता था कि कोई बैल इसको तोड़ देगा। लेकिन उनका जो घर से विरह था, घर छूटने का जो दुख था, उसके कारण, और फिर घर पहुंचने की खुशी एक होती है कि घर हम जा सकते हैं, तो ऐसे में उनमें दुगुनी शक्ति आ गई और उन्होंने जोर लगाया, पगहा टूट गया। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि जो नाद जहाँ रखा जाता है, जहाँ बैल खाते हैं, उसको चरनी कहते हैं, तो वहाँ खड़े हैं दोनों और दोनों के गर्दन में वो पगहा का टूटा हुआ आधा आधा हिस्सा लटक रहा है, तो गराव भी बोलते हैं। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं।
कहीं खेत वेत से होते हुए आए होंगे, कीचड़ लग गया पैर में, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, मतलब एक गुस्सा, प्रेम के साथ गुस्सा कि तुमसे हम इतना प्रेम करते हैं और तुमने हमें बेच दिया। तो एक गुस्सा भी था और एक प्रेम भी था, उसमें स्नेह भी था, झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। जैसे परिवार का कोई सदस्य बिछुड़ता है और फिर मिलता है तो जो भावनाएं आती है वह झूरी किसान जो था उसके मन में आई और उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन कहते हैं किसी को प्रेम से जब गले लगाते हैं, तो आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना। तो वह प्रेम से जो आलिंगन कर रहा था, गले लगा रहा था और चुंबन ले रहा था, उनको चूम रहा था बैलों को, वह बड़ा ही मन को मोहने वाला दृश्य था। यह एक किसान और उसके पशुओं के बीच के संबंध को, मनुष्य और पशु के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता हुआ एक दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। इस घटना को आप अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे भारतीयों पर अन्याय और स्वतंत्रता सेनानियों से भी जोड़ सकते हैं। अब वो जो आज़ाद होकर आ गए थे, जेल तोड़कर आने के जैसा यह था, तो झूरी तो खुश हुआ ही। आसपास के जो बच्चे थे वह जमा हो गए और उन्होंने तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत किया कि अरे बैल आ गए अपने आप घर। मतलब देखो इनका कितना लगाव है अपने घर से, जैसे मनुष्य का अपने देश से, अपनी धरती से होता है, वैसे ही गांव के इतिहास में यह अभूतपूर्व नहीं थी। ऐसा पहले हो चुका था, कई बार ऐसे जानवर कहीं से चले आते हैं वापस भटकने पर भी, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण घटना थी कि इन्होंने अपने प्रयास से उतना मोटा पगहा तोड़कर और तब ये आ गए। तो जो बाल सभा थी, बच्चों की जो मंडली थी, उन्होंने निश्चय किया कि इनको सम्मानित किया जाए, बैलों को। कैसे सम्मानित करेंगे? अभिनंदन पत्र देना, सम्मानित करना। अब बैलों को पत्र देकर तो करेंगे नहीं, तो उन्होंने कैसे किया सम्मानित? तो घर से कोई उनके पसंद की चीज़ें लाया, हर कोई अपने अपने घर से कोई रोटी ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर ले आया, कोई भूसी ले आया, जो बैलों का पसंदीदा आहार होता है, फेवरेट होता है, वो सब थोड़ा थोड़ा ले आए। एक बालक ने कहा, अब उसकी तारीफ की गई बैलों की, उनकी कैसे की गई? एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना हो, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। अब इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस न हुआ, क्योंकि उनकी जो हरकतें थी बैलों की, उन्होंने जो कार्य किया था वह मनुष्यों जैसा ही था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की जो पत्नी थी, उसने जब बैलों को देखा तो वह जल उठी। क्यों जल उठी? क्योंकि उसने अपने मायके भेजा था बैलों को, उसका भाई ले गया था, तो ये मायके से भाग कर आ गए थे। मतलब इनको उसका मायका पसंद नहीं आया, तो उसको इस बात पर क्रोध आया, तो वह जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। उसने तो भेजा था कि मेरा भाई ले जाएगा और वहाँ उनसे काम करवाएगा, उसको सुविधा होगी, लेकिन ये तो उसको परेशान करते हुए गए और भाग आए। तो वह अपना क्रोध निकाल रही, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन भी वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप का मतलब आरोप। तो झूरी जो था, उसने बड़े प्यार से बैलों को पाला पोसा था, तो वह इस आक्षेप को नहीं सुन सका, उसको यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते भाई? नमक हराम क्यों है? खाना वाना ठीक से नहीं खिलाया होगा, हमने तो यहाँ इनको जैसे पाल के रखा है प्यार से, इनको तो वैसा ही चाहिए, वैसी ही आदत है इनको, तो क्या कर दे? स्त्री ने रौब से कहा, बस तुम बैलों को खिलाना जानते हो, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। स्त्रियां कभी भी अपने मायके की शिकायत नहीं बर्दाश्त कर सकती,
तो यहाँ भी वही चीज़ दिखाया गया है लेखक के द्वारा कि जो झूरी की पत्नी थी उससे भी यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके मायके की हिनाई हो रही थी, बुराई की जा रही थी कि उन्होंने खाना ठीक से नहीं दिया हो। तो इस पर वो बोलती है तुम ही तो जानते हो कि बैलों को कैसे खिलाया जाता है, बाकी सब तो पानी पिला कर रखते हैं अपने जानवरों को। झूरी ने चिढ़ाया उसको कि चारा मिलता तो क्यों भागते, खाना मिलता तो भागते क्यों, और क्या दिक्कत होती है। स्त्री चिढ़ी, उसने चिढ़ाया तो स्त्री चिढ़ी भी, क्योंकि बात इसके मायके की थी। तो स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरे। अब उसने अपना पावर दिखाया, अपनी शक्ति दिखाई झूरी की पत्नी ने। घर का तो सारा बागडोर स्त्री के हाथ में होता है। तो उसने कहा, प्रतिवाद किया, चिढ़ते हुए कहा कि भागे इसलिए क्योंकि वे लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं है कि जानवरों को सहलाते रहें, दुलार करते रहें। वे लोग बढ़िया खाना खिलाते हैं और खूब काम करवाते हैं। तो लेकिन ये तो कामचोर हैं, इनको तो सिर्फ अच्छे खाने की आदत है और प्यार करवाने की आदत है। उसकी जो शरीर का मसाज होता है, शरीर वगैरह सहलाया जाता है जानवरों का, तो वो सब करने का आदत है। तो ये तो भाग आएंगे ही। अब मैं देखती हूँ कहाँ से इनको बढ़िया खाना मिलता है। वो अपना पावर दिखा रही है कि खाना तो वही देती थी या सैंक्शन करती थी कि नहीं ये खाना इनको आज मिलेगा, ये तो स्त्रियाँ ही करती हैं। तो उसने कहा कि अब देखती हूँ कहाँ से इसको बढ़िया खाना मिलता है। अब सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं, रूखा सूखा खाना इनको मिलेगा, चाहे खाएं चाहे मर जाए। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। जो काम करने वाला होता है, जो बैलों को खाना वगैरह देता है, ऐसा एक आदमी, मतलब मजदूर को ही देहाती भाषा में मजदूर कहते हैं, तो उसको कड़ी ताकीद मतलब उसको चेतावनी दे दी गई, उसको बता दिया गया, समझा दिया गया कड़ाई से कि इनको सिर्फ और सिर्फ सूखा भूसा देना है और कुछ नहीं देना। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। बैलों को जो खाने की आदत थी वो मिला नहीं, तो मजा नहीं आ रहा था उनको, तो वो द्वार की तरफ आशा से देखने लगी कहीं अब और कुछ आएगा। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। जो मजदूर खाना देता था उसको झूरी ने डांट कर कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। तो वो मजदूर बोलता है, मालकिन मुझे मारी डालेगी। तो झूरी बोलता है, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। अब मजदूर बोल रहा है कि मैं क्यों पंगे लूं, मालकिन ने बोला नहीं देने के लिए तो मैं नहीं दूंगा। झूरी बोल रहा है चुरा कर डाला। झूरी भी सामने नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि फिर कौन लड़ाई करे। तो झूरी भी सामने नहीं आना चाह रहा है और मजदूर भी चाह रहा है कि नहीं, बाद में तो फिर तुम ही कहोगे कि क्यों तुमने दे दिया चुरा कर, उनके साथ खड़े हो जाओगे और मुझे ही डांट लगाओगे, तो उनके जैसी ही बात करोगे। अगले भाग की ओर चलते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोड़ा। दूसरे दिन फिर से उसका साला आ गया, जब उसने अनुमान कर लिया कि पगैया तोड़कर भागे हैं तो वहीं गए होंगे, तो इस बार वह गाड़ी में जोत कर ले चला कि ये परेशान नहीं कर पाएंगे। अब इसमें इन्होंने क्या किया, 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। मोती थोड़ा गुस्सैल था और हीरा थोड़ा सहनशील था। तो जब गाड़ी में जोत कर चले तो सड़क के किनारे गड्ढे होते हैं जिनसे मिट्टी काट कर सड़क पर भरा जाता है। तो मोती ने चाहा कि गाड़ी को उसमें गिरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ से हीरा ने उसको संभाल लिया, वह सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। पहले तो उनको मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और फिर उनकी कुटाई की। शरारत का मजा चखाया का मतलब वही है। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया
अपने 2 बैलों को खाली चूनी सब कुछ दी। उसके जो 2 बैल पहले से थे उसको उसने हर चीज़ दिया खाने के लिए, और इन दोनों को सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। दोनों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। फूल की छड़ी से न छूने का मतलब कि कभी उसने धीरे से भी इनको नहीं मारा था। और वह जब टिटकारता था बैलों को, जो आवाज़ दी जाती है बैलों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस पर ये दोनों उड़ने लगते थे, मतलब खूब तेज चलने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, यहाँ तो उसने मोटी रस्सी से बांधा और उनको मारा। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर से मिला सूखा भूसा। जो आत्मसम्मान आहत हुआ उनका वो तो हुआ ही, ऊपर से खाने के लिए सूखा भूसा मिल गया। और बगल में जो उसके अपने 2 बैल थे उनको बढ़िया खाना मिला। नाक की तरफ आंखें तक न उठाई। इस अपमान के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, देखा भी नहीं उसकी तरफ। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। अब अगले दिन उसने हल में जोता तो इन दोनों ने चलना ही शुरू नहीं किया, अड़ गए वहीं पर, पैर ही नहीं उठाया आगे। वो कितना भी मारे लेकिन ये दोनों अड़ गए। एक बार जब उसे निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। जब उसने नाक पर डंडे मारे हीरा के तो मोती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने हल लेके दौड़ना शुरू कर दिया। अब जब दौड़ा तो उसमें जो लगे हुए हल, जुआ बोलते हैं, बैलों के गर्दन पर जो लकड़ी रखी जाती है उसको जुआ बोलते हैं। रस्सी गर्दन में बांधा हुआ था, कहीं बदमाशी करे तो पकड़ के बांधना पड़ेगा। जोत, जो वो जोतने वाला हल होता है, ये सब टूट गए। लेकर जो भागा उसमें रगड़ाया सड़क पर तो टूट गए। तो गले में अगर रस्सियां नहीं होती बड़ी बड़ी तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते, भागी जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। तो मोती ने कहा कि इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी, इतना मार रहा था, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि भागना बेकार है। लेकिन इसने बोला कि तो इतना मार रहा था कि उपाय नहीं था, मैं भाग गया। बोला अब तो बहुत मार पड़ेगी। बोला मारने दो, जन्म ही बैल का हुआ है तो फिर मार तो खाना ही है। कहने का मतलब है कि यहाँ अब इनसे हम ये ले सकते हैं कि आदमी का ये कैसे लागू होता है। बैल का जन्म लेने का मतलब हुआ कि अगर आप कुछ बढ़िया नहीं कर रहे हैं, आप एक कामगार के रूप में जीवन बिता रहे हैं, आपने कुछ अच्छा अचीव नहीं किया अपने जीवन में, तो आपको कष्ट सहने पड़ेंगे, आपको आजीवन संघर्ष करना पड़ेगा। आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अगर आप अच्छी नौकरी नहीं कर पाए या कोई अच्छा काम नहीं कर पाए तो आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। तो उसमें जो कष्ट होते हैं वह आपके साथ होगा ही, उसको आप नहीं हटा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ बैल कह रहा है कि हमने जब बैल में जन्म लिया है तो हमें तो यह करना ही, मार तो खाना ही। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। एक बोल रहा है। अब मोती ने बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। तो मोती कहता है, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अब वो 2 लोगों के साथ दौड़ा हुआ आ रहा था लाठी लेकर इनको पकड़ने। तब हीरा समझा रहा है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, मतलब बैलों का यह धर्म नहीं है, यह कर्तव्य नहीं है कि वह किसान को मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, कसमसा कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त काल ज़्यादा ही मसलहत है। मोती का जो उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो उसको देखकर या चेहरे का भाव देखकर वो लोग समझ गए कि हो सकता है अभी इस पर अगर मारपीट किया जाए तो ये सींग चला दे, उखड़ जाए। तो ताकत तो बैल को ज़्यादा होता ही है। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि अभी समझदारी इसी में है कि मारपीट से दूर रहा जाए और अभी छोड़ा जाए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया।
दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली। फिर आज उनको सूखा भूसा मिला, इन्होंने नहीं खाया। घर के लोग खाना खाने लगे, तभी एक छोटी सी लड़की वहां से निकली और 2 रोटी लेकर आई, दोनों के मुंह में एक एक डाल दिया। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिले। यहां भी किसी का सज्जन का वास है। अब बैल क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक एक रोटी वह खिला के चली गई छोटी सी लड़की, तो उससे उनकी भूख क्या, इतने बड़े बैल का एक रोटी से भूख तो नहीं शांत होता, लेकिन उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया। हृदय को भोजन मिलने से मतलब क्या है, एक स्नेह था उसमें, एक प्रेम था, सहानुभूति थी। तो आपके हृदय को, आपके मन को क्या चाहिए होता है, खाना तो आप खाते हैं, वह पेट में जाता है, उससे ग्लूकोज बनता है, एनर्जी मिलती है, आप उससे काम करते हैं। लेकिन आपका मन कब संतुष्ट होता है, जब आप खुश होते हैं, जब आपको कोई प्रेम देता है, कोई सहानुभूति दिखाता है, आपसे अच्छे से बातें करता है, खूब आपके साथ गाली गलौज करे, कोई 4 थप्पड़ दे और उसके बाद आपको रसगुल्ला खिला दे, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन साधारण खाना भी दे और खूब अच्छा आपको सम्मान मिले, खूब प्यार मिले, बढ़िया व्यवहार मिले, तो आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि उस एक रोटी से उनकी भूख क्या मिटती, लेकिन उनका जो मन था, उनका जो हृदय था, उसको मानो कि भोजन मिल गया, वह थोड़ा संतुष्ट हुआ। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अब वो लड़की कौन थी, वह लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गया। भैरव गया का कोई भाई था, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी, उसने दूसरी शादी कर ली थी और पहली पत्नी की यह बेटी थी, जिसको सौतेली माँ बहुत मारपीट करती थी। तो वह चूँकि मार खाती रहती थी, खाना अच्छा नहीं मिलता था, तो उसको एक बैलों के साथ जो गया का व्यवहार था, वह देखकर उसके मन में भी एक सहानुभूति हो गई। उसको लगा कि मेरे जैसी ही हालत इन बैलों की भी है, तो उसने अपना सहानुभूति, अपना प्यार उस तरह से दिखाया इनके साथ। आत्मीयता मतलब अपनापन हो गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब डेली का जो रूटीन हो गया, प्रतिदिन की जो कार्यक्रम प्रतिदिन का जो हुआ, वो यह था कि दोनों को दिन भर जोता जाता खेत में, दोनों डंडे खाते रहते, अड़ते, बीच में वो काम करने से रुक जाते तो उनको मार पड़ती। शाम को लाकर वही थान पर, अपने यहाँ बथान बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो वही जहाँ जानवरों को रखा जाता है, तो उसी थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका फिर उनको 2 रोटियां लाकर खिला देती थी, एक एक रोटी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब जो यह बच्ची उनको प्रेम दे रही थी, उसका ही यह कमाल था कि थोड़ा थोड़ा भूसा खाकर भी दोनों दुबले नहीं हो रहे थे। उनका मन प्रफुल्लित था कि चलो कोई तो है जो सहानुभूति रखता है, लेकिन उनकी आंखों में और उनके पूरे शरीर में, रोम रोम में, मतलब उनके अंदर पूरी तरह से विद्रोह भरा हुआ था। वह इस चीज का विरोध करते थे, विद्रोह करते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है। एक सेकंड। तो ये दोनों बैल बात कर रहे हैं कि एक आध को सिंह पर उठाकर फेंक दूंगा। तब हीरा कहता है, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? उसको, उसके बाप को ही तुम मार दोगे तो ये तो अनाथ हो जाएगी जो हमें रोटियां खिलाती है। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। ये लोग भैरव की और भैरव की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। वह तो मालकिन को ही फेंक देते हैं, इस बेचारी लड़की को वही मारती है, उसकी सौतेली माँ है।
तब हीरा समझाता, देखिए यहाँ नीति की बातें भी हो रही है, एक बार पहले भी हुई कि हमारा धर्म नहीं है लोगों को मारना, अब यहाँ फिर से वह समझा रहा है। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तब समझाता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, अब भूले जाते हो। हीरा समझा रहा है कि औरत जात पर यानी स्त्रियों पर प्रहार करना मना है, यह अधर्म होता है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ा कर भाग चले। अभी मोती थोड़ा सा क्रोधित हो रहा है, थोड़ा सा उत्तेजित हो रहा है, कह रहा है कि तुम तो कैसे भी निकलने नहीं देते हो, फिर से तुड़ा लें और भाग जाए, मतलब वो पगहा तोड़ के भागे। हीरा बोलता, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? बोले इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब पहले इसको चबा कर थोड़ा पतला कर दिया जाए और फिर झटका दिया जाए तो ये टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दिया जाए। अब जैसे ही ये दोनों चबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चबा नहीं पा रहे थे, तो इनके बीच तभी उसी बीच में वो लड़की निकलती है और बोलती है कि मैं खोल देती हूँ तुम्हारी रस्सियाँ, तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में यह राय विचार हो रहा था कि दोनों बैल बहुत बदमाश है, तो उनको नाथ दिया जाए। नाथना क्या होता है, आप देखते होंगे, अगर बैल देखते होंगे तो जो बदमाश बैल होते हैं उनके नाक में छेद करके एक रस्सी आर पार कर दिया जाता है, उसी रस्सी को पीछे से लगा दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि अगर वह बैल बदमाशी करे तो उसकी रस्सी को खींचा जाता है तो उसके नाक में दर्द होता है, उसी को नाथना बोलते हैं। तो नाक में दर्द होता है तो वो विवश होकर रुक जाता है, उसकी बदमाशी रुक जाती है। तो यही सलाह हो रही थी, यह लड़की बता रही है। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने रस्सी खोल दी लेकिन दोनों खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। लड़की ने अपने बचाव का भी जुगाड़ कर लिया था। उसने ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि फूफा जी वाला बैल तो उड़ा, ये दोनों भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, ताकि कोई उस पर संदेह नहीं करे कि इसने खोला हो। तो अब क्या हुआ, गया हड़बड़ा कर भीतर निकला और बैलों को पकड़ने चला। अब दोनों ने देखा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, दोनों भागे। गया ने पीछा किया तो ये लोग और तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी अपने साथ लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। जब तक गया ने चिल्लाया, हल्ला मचाया और लोगों को जमा किया, तब तक इनको समय मिला, ये भागते चले गए, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तो हड़बड़ी में ये लोग भागे तो रास्ते का अंदाजा नहीं रहा और ये पता नहीं कि इस रास्ते चल पड़े। लेकिन अभी तो भागना था, पीछे लोग पड़े थे, तो ये सीधा भागते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन से रास्ते जा रहे हैं। नए नए गांव दिखाई दे रहे थे, परिचित कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर एक खेत के किनारे रुककर ये सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तो मोती ने कहा, तुम भी बेतहाशा भागे, उसे मार गिराना था। तो हीरा कहता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। हीरा फिर नीति की बात कर रहा है कि हम अगर उसे मार देते तो दुनिया क्या कहती कि बैलों ने मालिक को मार दिया या किसान को मार दिया। तो अगर वह मनुष्य अपना धर्म छोड़ दे तो हम अपना धर्म क्यों छोड़े। हमारा काम है उनकी सेवा करना, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। अब जहाँ वो खड़े होकर बात कर रहे थे वो मटर का खेत था बगल में।
भूख से व्याकुल थे तो मटर ही खाने लगे। मटर स्वादिष्ट होता है, वो तो आदमी भी खा जाते हैं। तो ये चरने लगे। अब बीच बीच में देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, आहट लेते थे कि किसी कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। जब पेट भरा तो आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे दोनों। पहले दोनों ने डकार दी, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब दोनों जोश में आ गए। थोड़ा खाना खाने के बाद तो धक्का मुक्की करने लगे। उसमें वो गिर गया हीरा, तो उसको गुस्सा आया, उठ के आया कि आज तुमको बताता हूँ। लेकिन मोती ने देखा कि अब मारपीट की नौबत आ रही है तो वो अपना साइड हो गया। ऐसा आप दो पशुओं के बीच में अक्सर देखते होंगे। कुत्ते भी जब आपस में खेलते हैं एक दूसरे पर कूद के, कभी कभी देखो एक गुर्राएगा तो दूसरा चुपचाप खड़ा हो जाएगा, साइड में देखता है कि अब झंझट होने वाला है तो वो साइड हो जाता है, किनारे खड़ा हो जाएगा, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देता है। अरे यह क्या, कोई सांड डॉक्टा चला रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। सांड जो होता है, जो बैल के अलावा जो आप देखते हैं इधर उधर घूमता है, मजबूत सा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, खाता पीता घूमता रहता है। तो वो आ रहा था, तो वो ऐसे ही खतरनाक होता है। तो उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा घबराया कि इधर ही आ रहा है, वैसे तो भाग भी नहीं सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते हैं। मोती ने कहा, मुख भाषा में, बुरे फंसे, जान बचे कि कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, वह अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? वो सोच रहा है कि सांड तो उन्मत्त है, अपने घमंड में है, तो उसको रिक्वेस्ट करने से वो नहीं मानेगा। आरजू विनती का मतलब हुआ प्रार्थना करना, अनुरोध करना, उससे वो नहीं समझेगा। तो बोला कि भाग क्यों ना चले? तो बोल रहा है भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। अब एक दूसरे को बोल रहा है कि ठीक है तो कायरता है, तो तुम यहीं मरो, हम भाग रहे हैं, बंदा तो चला। तो दूसरा बोलता है और जो दौड़ाए, अगर पीछे से खदेड़ने लगे तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। तो उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ तो पीछे से रगड़, तो दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अब दोनों ने विचार किया कि हम लोग इसको इस तरह से हरा सकते हैं, दोनों तरफ से अटैक किया जाए, इस पर प्रहार किया जाए। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। इसमें खतरा तो है लेकिन दूसरा कोई उपाय है नहीं, तो इसलिए यही ठीक रहेगा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। दोनों जब एक साथ लपके तो सांड को भी कभी ऐसा अनुभव नहीं था कि संगठित मतलब एकीकृत एक साथ कुछ लोगों से या कुछ बैलों से लड़ने का उसका कोई अनुभव था नहीं। वो भी थोड़ा सा घबराया। वह तो शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदि था, वह तो एक एक से लड़ने का उसको अनुभव था, आदत थी। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदना मतलब खदेड़ना। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। एक बार वो चला तो इधर से मोती ने आया, बगल से मोती पेट में उसके सींग गड़ा गया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। अब वो मोती की तरफ चला तो हीरा ने इधर से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, अंत में उसको हरा दिया। अब दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। अब इनको तो होगा कि हमने सांड को भी हरा दिया, भोजन भी कर लिया, अब क्या है। तो विजय के नशे में वो जीत के नशे में झूमते हुए बढ़ने लगे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है बच्चा को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, मना किया, क्या ऐसी बात करते हो, गिरे हुए पैरी पर सींग न चलाना चाहिए। फिर एक बार नीति की बात की। यह आपसे प्रश्न में आपको मिलेगा कि कहाँ कहाँ नीति की बातें हुई है।
हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो मोती कहता है यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो हीरा कहता है आप घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, ये सब छोड़ो, पहले कुछ खा लें तो सोचें, फिर इनको खाने। तो मटन का चस्का लग गया था, सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेर पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, भाग न सका और पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब जब दोबारा वो मटर के खेत में घुसा, हीरा मना कर ही रहा था लेकिन वह घुस गया तो वो सिंचाई किया हुआ खेत था, उसमें उसके पैर धंसने लगे। तभी 2 लोग उधर से, जो खेत वाला था वो लोग आने लगे। तो ये भागने की कोशिश की इसने, मोती ने भी, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे तो वो पकड़ लिया गया। हीरा भाग गया लेकिन फिर देखा कि वो फंस रहा है उसका दोस्त, तो वो वापस आ गया। अब दोनों पकड़े गए। सुबह होते ही दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस को अलग अलग नामों से जाना जाता था, है अभी भी। फाटक बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं। मतलब एक पंचायत की व्यवस्था होती है गांव में, जहां जानवर जो भी किसी की फसल खा रहा हो उसको पकड़कर लोग पहुंचा देते हैं, तो उसको कुछ इनाम दिया जाता है। वहां जितने दिन जानवर रहेगा प्रतिदिन के हिसाब से उसके मालिक को फाइन किया जाएगा, उससे दंड लिया जाता है और उसमें हल्का फुल्का खाना वगैरह देके उनको रखा जाता है, जब तक कोई उसको लेने नहीं, जो लेने जाए